हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के बारे में सारी डिटेल देता हूं। और ये मान लीजिए कि अमीज चैप्टर का एक बेहतरीन कंपाउंड होता है जो कि बहुत सारी कन्वर्जन्स करवाने में बहुत सक्सेसफुल है। मतलब इसकी डिटेल अगर पता लग जाए तो बहुत सारी कन्वर्जन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है क्या, कैसे बनाया जाता है और उसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या है। तो भाई देखो, बेंजीन की बात करें तो नॉर्मल बेंजीन सिस्टम है, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट जनरली जो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हमें लिंक देखने को मिलता है, ठीक है, उनको डाइएजोनियम सॉल्ट बोला जाता है। और नॉर्मली डाइएजोनियम कंपाउंड्स बेसिकली। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम आज बात करने वाले हैं इस तरीके से बेंजीन के डाइएजोनियम सॉल्ट की, जिसको जनरली ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ठीक, बेंजीन के ऊपर N2+ X-। ये जो आपका X है ये यहाँ पे हैलाइड आयन भी हो सकता है, मतलब क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है। साथ ही साथ ये कोई भी मोनोनेगेटिव आयन हो सकता है। इट मे बी HSO4- ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका BF4-, मतलब कोई भी मोनोनेगेटिव आयन हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो आज हमें डिटेल में पढ़ना है वो है आपका ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, यस। अब मैंने क्लियर कर दिया आयन कौन सा है आपका, क्लोराइड। तो ये रहेगा, ये है हमारे आज का टास्क, आज की क्लास का टास्क। तो बेसिकली देखा जाए तो डाइएजोनियम सॉल्ट यूं तो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन जब एरोमेटिक रिंग लगी होती है तो ये जो डाइएजोनियम होता है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसकी मदद से, इसकी कुछ स्टेबिलिटी की मदद से हम इनको अलग अलग कंपाउंड्स में बदल पाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स में बदल पाते हैं। जैसे हिंट मैं देना चाहूंगा प्रिपरेशन कराने से पहले, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एनिलीन। अब एनिलीन से आपको कोई दूसरा डेरिवेटिव बनाना है, सपोज आपको बेंजीन बनाना है, या सपोज आपको बेंजीन के अलावा जैसे सपोज फिनॉल बनाना है, ठीक, या आपको कोई दूसरा कंपाउंड बनाना है और NH2 ग्रुप हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगाना है, कोई भी, जैसे मान लो COH चाहिए या आपको कोई भी रिस्पेक्टिव क्लोरो ब्रोमो या कुछ भी चाहिए, बट NH2 ग्रुप नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपका बहुत हेल्प करने वाला है ये वाला लेक्चर आपकी, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि आपके सिस्टम में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और आपको ये सब बनाने, तो बहुत बढ़िया होता है। ये नाइट्रो से ये बनाना होता है, फिर इसके बाद इनसे ये, तो ये सारी की सारी जो आपकी कन्वर्जन है वो इसके थ्रू होंगी, समझ रहे हैं। मतलब किसी तरीके से हम एनिलीन को पहले डाइएजोनियम सॉल्ट में बदलेंगे और उस डाइएजोनियम सॉल्ट से उसके बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स में बदला जा सकता है। तो स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, फिर देखते हैं मैकेनिज्म। बच्चों हुआ ये कि आपको क्या यहाँ पे लेना है, सबसे पहले एनिलीन NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, और आपको इसे रिएक्ट करवाना है NaNO2 HCl के मिक्सचर से। NaNO2 और HCl से क्या करना है, रिएक्ट कराना है। और रिएक्शन लो टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है, क्योंकि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, बट फिर भी आपके बेंजीन वाले अल्काइल चेन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब जो नॉर्मल अल्काइल चेन वाले सॉल्ट है वो तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में बनते हैं, कुछ ही सेकंड्स में ब्रेक होकर के दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन एक्वस मीडियम, मतलब ये तो हाईली अनस्टेबल है इवन। जबकि इसको जो यहां से बनने वाला डाइएजोनियम सॉल्ट है बेंजीन वाला, वो रिलेटिव टू दिस ज्यादा स्टेबल होता है, रिंग कंजुगेशन शो करती है इस वजह से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से है, NH2 बदल जाता है N2+ और Cl- में, N2+ और Cl- में। अब सवाल उठा कि ये बना कैसे, तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइएजोटाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो आपने बनाया है वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, डाइएजोनियम
तो सॉरी डाइएजोटाइजेशन, क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। क्लियर बच्चों? ठीक, अब समझते हैं कि ये बनता कैसे। अब समझते हैं कि भाई कैसे एनिलिन इसमें कन्वर्ट हुआ। रेडी? चल देखो, यहां से हटा देते फिर आपको बता। देखो हुआ यूं कि सबसे पहले आपके सिस्टम में एक तो ये है एरोमेटिक आपका अमाइन और ये NaNO2HCl। तो ये NaNO2HCl क्या करता है बच्चों, सबसे पहले NaNO2HCl आपस में एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन HNO2 के साथ जुड़ जाता है और NaCl के साथ, तो ये बन जाता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रस एसिड बनता है। और नाइट्रस एसिड अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब क्योंकि आपके सिस्टम में एसिड पड़ा हुआ है, आपने बहुत सारा HCl डाला हुआ, HCl कुछ तो NaNO2 के साथ HNO2 में बदल गया और बाकी अभी सिस्टम में एसिड जरूर प्रेजेंट है, मतलब द सिस्टम इज वर्किंग इन एसिडिक मीडियम। अब हुआ ये कि ये जो ऑक्सीजन है HO के साथ वाली, ये झट से इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है। इसके प्रोटॉन कैप्चर करते ही ये प्रोटोनेट हो जाता है और आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या रहेगा। ठीक, आफ्टर प्रोटोनेशन अब आपको पता है कि आगे क्या खेल खेलने वाला है। ये ऑक्सीजन यहां से ये पूरा का पूरा O और N बॉन्ड लेके भाग जाएगा, मतलब यहां का जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसने गेन किया और वाटर के फॉर्म में हट गया। अब यहां पे नाइट्रोजन पे आ जाएगी भाई कमी, नाइट्रोजन पे आ गई कमी, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। अब हुआ यूं कि अब ये नाइट्रोसोनियम आयन आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है अगर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच जगह को ढूंढ रहा होगा। तो आपके सिस्टम में कौन पड़ा हुआ है अभी, बिल्कुल एरोमेटिक सिस्टम यानी कि एनिलिन है। ये देखिए अल्काइल के केस में भी सेम होगा, बस बेंजीन की जगह वहां पे R चेन आप कंसीडर कर सकते हो। आप सपोज यहाँ पे R चेन कंसीडर कर सकते हो, बार बार आपको लिखने की जरूरत। ठीक है, अगर अल्काइल सिस्टम है तो चेन हो सकती है सीधी, और एराइल सिस्टम है तो यहाँ रिंग बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रहेगा। ठीक है, सो अब हुआ इसके पास आया कौन, इलेक्ट्रोफाइल, ये आया। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इस नाइट्रोजन को क्या किया, अटैच किया। तो चलिए लिखे आगे, अटैच कर, एक एक स्टेप को देखना ध्यान से। तो जैसे ही ये इसके पास आ गया तो भाई नाइट्रोजन के पास 2 प्रोटॉन तो पहले से ही थे, देखो इसके पास, और अब एक तरफ से जुड़ गया N और ये डबल बॉन्ड O। N पे वही चार्ज क्या आएगा, प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया है। सर आगे क्या होगा, सो बिल्कुल आगे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मतलब यहां से नाइट्रोजन एक प्रोटॉन को कहेगा भाई अब तुम जाओ, मैं काफी अनस्टेबल फील कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से अब नाइट्रोजन के पास कुछ ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो डीप्रोटोनेशन हुआ उसमें। ठीक है, जो प्रोटॉन स्टार्टिंग में आया वो तो वाटर लेके गया, लेकिन अभी एक और डीप्रोटोनेशन क्या हुआ, क्योंकि भाई आपका नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर प्लस चार्ज था, तो किससे छीनेगा इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली H से सीखेगा, मतलब H से खींच के अपने पास रखेगा। चलो आगे बताते हैं आपको, यहां तक सीखा आपने। अब ये जो स्पीशीज है आपके सामने ये वाली, इसमें एक और गजब का खेल खेलते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर टॉटोमेराइजेशन होता है। टॉटोमेराइजेशन इसमें कहां से हो गया, प्रोटॉन शिफ्टिंग बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, प्रोटॉन शिफ्टिंग भी आप कह सकते हो। कैसे भाई, आपको थोड़ा सा याद होगा जरूर इस बारे में। टॉटोमेराइजेशन अगर आपको याद हो, कीटोन में हम किस तरीके से करते थे, जरा चेक करना। कीटोन में बेसिकली कुछ इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड, ये जैसे साइड में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे इस जगह से एक प्रोटॉन अपनी जगह छोड़ करके 1-3 शिफ्टिंग, 1 2 3 यहां से यहां चला जाता था, है ना। तो कुछ वही चीज है, देखो एक बार 1-3 शिफ्टिंग, यानी कि CO के साथ में जो H अल्फा कार्बन पे है
उस वाला हाइड्रोजन वहां से हटेगा और अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। एक तरीके से आपके सामने ये वाली फॉर्म है, देखो ये वाली कैसे, देखो देखो देखो, ये यहां से ये वाला और ये CO, इसको देखो इस फॉर्म में दिखाते हैं आपको, आप आराम से देखिएगा, RNH और ये M के साथ डबल बॉन्ड। अब जरा देखो 1 2 3 1 3 शिफ्टिंग कर दो, मतलब ये जो प्रोटॉन है ये एक तरीके से इस पे जाएगा और ये यहां आएगा। चेक करो, देखो रीअरेंज करो इसे, तो टॉटोमेरिज होने पर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ डबली बॉन्डेड हो जाएगा और उधर ऑक्सीजन के साथ आपका प्रोटॉन लग जाएगा। तो जरा चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो इस चीज को, ठीक है। 1 3 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे देखो क्या हुआ, अगेन H+ फिर से अपना रोल प्ले करने आएगा और यहां से ये लोन पेयर फिर से क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फिर से प्रोटोनेट करेगा अपने आप को। और देखिए अब रास्ता बड़ा साफ हो गया, अब समझ गए मंजिल मिलने वाली है, ठीक। तो ये प्रोटॉन जब इस पे लग गया था तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा साथ वाले से। अब साथ वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो अब देखो जरा, RN डबल बॉन्ड N+, क्या सर यही डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पे? सो आपको मैं क्लियर करूं तो ये जो चीज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये अपना लोन पेयर इसको दे करके इस तरीके से भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये दो की स्ट्रक्चर है सर, कौन सी सही है? तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजन के ना ऑक्टेट पूरा नहीं है, जबकि नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप काउंट करो, इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। और यहां से ये आप देखेंगे इस नाइट्रोजन का और जो भी आपके साथ में जो भी स्पीशीज लगे सबका ऑक्टेट पूरा है। तो मतलब ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सभी का ऑक्टेट पूरा है। तो यही तो हमें चाहिए था, है ना, यही तो हमें चाहिए था, इसी के लिए तो इतना खेल रहे थे। सो ये हुआ डाइजोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ बेंजीन है तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, अगर वहां बेंजीन है तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक। जो कि क्लोराइड के साथ था, सॉल्ट फॉर्म में है तो क्लोराइड भी उसके आसपास घूम रहा होगा। तो इस तरीके से ये डाइजोनियम आयन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है। तो एक बार अच्छे से चेक कर लो कि कहां से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले आप देखिए ये दोनों ने रिएक्शन की, HNO2 बनाया, फिर HNO2 पे प्रोटोनेशन हुआ और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रोटोनेटेड पार्ट बना और वाटर के हटने के बाद ये आपका क्या बना, नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रोसोनियम आयन, है ना। अब वो इलेक्ट्रोफाइल अमीन के पास गया, प्राइमरी अमीन, ये बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइमरी अमीन ही होना चाहिए, अल्काइल हो या फिर आपका एराइल हो, ठीक है। हालांकि एराइल वाला अमीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसका डाइजोनियम आयन जो बनेगा सॉल्ट वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो। उसके बाद आप देखिए आराम से डीप्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद हमने टॉटोमेराइजेशन किया, H से O पे ट्रांसफर हुआ और पाई बॉन्ड Nn के बीच आ गया, फिर से प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद में वाटर रिलीज हुआ, यहाँ पे वाटर आप इस तरीके से हटा सकते हैं और उसके बाद फाइनली कहीं ना कहीं एक और पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी हुई क्योंकि सभी का ऑक्टेट पूरा था। वो क्या आपको समझ आया होगा। अब सवाल उठा कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे मदद करता है बाकी के दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में। चलिए यहां तक नोट कर लिया होगा, मैं बताऊं, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ रिएक्शंस आपको बताता हूं जो बहुत हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक बच्चों। 1 2 3 हटा दो, ठीक। तो भाई ये हुआ कंपाउंड पूरा। तो सर कंपाउंड तो मिल चुका है, लेकिन ये कंपाउंड कैसी मदद करेगा दूसरी चीजें बनाने में। देखो जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है इसकी फॉर्मेशन के टाइम पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी कि जो रिएक्शन हम लिखते हैं ना टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। और टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे ये कुछ हद तक स्टेबल होता है, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, मतलब इसकी फॉर्मेशन के टाइम पे इतना टेम्परेचर रखा जाता है। तो आप पीछे मेंशन भी कर सकते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273
टू 278 केल्विन डाइजोटाइजेशन के दौरान। अब इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। आपने सीखा होगा अगर कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालें इसके अंदर तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन होती है। और ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है ये कुछ इस तरीके से, इसमें जो NN जो है आपका डाइजोनियम वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा गैसियस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है। हाँ बच्चों, तो ये जो आपका डाइजोनियम वाला हिस्सा है ये N2 गैस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है और इस पे एक्सेस क्लोराइड आयन की वजह से क्या बन जाता है, क्लोरीन ग्रुप लग जाता है और क्लोरोबेंजीन। तो जब भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप इस तरीके को यूज करें। हालांकि हम सबको पता है कि हम लोग तो प्रिपरेशन डाइजोनियम से कहा, हम तो एनिलीन चाहते होंगे कि NH2 से तुम्हें Cl लाना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, NaNO2 ऐड करना है अलॉन्ग विद HCl और ये टेम्परेचर रेंज जरूर आप लिख दें। इस तरीके से ये काम करना होगा। तो ये रूट आपके लिए सीधा रहेगा कि NH2 कैसे हटाना है और किस तरीके से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ऐसे ही आप सेम तरीके से अगर दूसरी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से आपको इस बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, अगेन बाय प्रोडक्ट N2। ठीक, और इसी तरीके से आपका अगर आप इस सिस्टम में कॉपर साइनाइड और HCN की प्रेजेंस में काम करें तो आपको बेहतरीन ढंग से बेंजीन के ऊपर Cn ग्रुप लगेगा, मिल जाएगा, जिसको बेंजोनाइट्राइड बोलते हैं। और ऐसा करने से Cn ग्रुप को तो बहुत अलग अलग कंपाउंड्स में बदला जा सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक, अमाइड, अमाइन, यानी अलग अलग तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपकी कन्वर्जन में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। और ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, इन रिएक्शन को कहते हैं सेंडमियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, सेंडमियर्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। सेम रिएक्शन वापस की जा सकती है, सेम रिएक्शन ऊपर वाले दोनों रिएक्शन सेम वापस की जा सकती है कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। दोनों में प्रोडक्ट भी वही है, जो ऊपर बने हुए थे वही नीचे बनेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया जाता है। इन दोनों रिएक्शन बाय प्रोडक्ट भी सेम निकलता है। इन दोनों रिएक्शंस को एक और अलग नाम से जाना जाता है और इनको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन इन दोनों को कहा जाता है। तो मतलब इसमें देखा जाए तो क्लोरो, ब्रोमो और साइनो डेरिवेटिव अगर तुम्हें बनाना हो किससे, एनिलीन से। किससे, एनिलीन से। तो आप इस बात को इजीली यूज कर सकते हो। तो है ना हेल्पफुल, मदद कर रहा है ना। तो क्या इतनी ही कन्वर्जन करने में हेल्प करता है, नहीं, अभी तो इसको और भी बहुत अच्छे से फैक्ट है। तो जरा देखो, ये हटा देता हूं मैं, कर दिया होगा सबने। चलिए मैं हटा देता हूं और देखते हैं कुछ और भी अच्छी रिएक्शन जिनसे इसका फायदा उठाया जा सकता हो और कन्वर्जन में हमें मदद मिलती है। ठीक, चलो स्टार्ट करें। तो भाई डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप, ये ध्यान से देखिए, अगर आप इथेनॉल डालते हो, इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड डालते हो तो क्या होगा, चेक करते हैं। साथ ही साथ अगर तुम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दो, वार्म वाटर, तो क्या होगा। ठीक है, चेक करें। अच्छा भाई, इसके साथ साथ ये भी तो देखो, अगर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा। और अगर हम HBl4 फ्लोरीन लगाना चाहते हैं तो शायद नीचे वाली रिएक्शन हमारा इंतजार कर रही है। तो चेक करें, बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल क्या करता है। भाई इथेनॉल क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। देखो बाई प्रोडक्ट के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको इजीली आप सीख सको। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब होता है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। और यहां से बाई प्रोडक्ट जो है आपका N2 गैस, ये N2 गैस निकलता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका एक और बाई प्रोडक्ट निकलता है HCl। सारे बाई प्रोडक्ट मैंने बता दिए, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है। सो मेन प्रोडक्ट आपको बताऊं, इस सिस्टम में ये सब कुछ हट जाता है और सिर्फ एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट है, इस पूरे पार्ट में आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहां से ये पूरा सिस्टम हटेगा और एक H आके इससे जुड़ जाएगा। हाँ जी,
तो अब अगला देखें यहाँ पे सेम जो रिएक्शन आपने ऊपर देखी ना, ऊपर जो मेन प्रोडक्ट बना वही नीचे वाले में भी बनता है। इसमें भी बेंजीन बनता है। कैसे सर? भाई इसको जैसे इसने रिड्यूस किया और खुद को ऑक्सीडाइज, ऐसे ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है H3PO3 में, बाकी सब कुछ सेम प्रोडक्ट एज इट इज। मतलब अभी हमें तो ध्यान देना है ना कि अगर मुझे एनिलीन से NH2 हटाना है और बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले तो डाइजोटाइजेशन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं, उसके बाद आप ये रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, सीधे ही आपको मिलेगा बेंजीन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हो कि इथेनॉल को इथेनॉल में बदलना चाहते हो तो आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इस रिएक्शन में हमारा जो मेन ध्यान रहना चाहिए, जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका बेंजीन है। ठीक है, अच्छा अगले रिएक्शन में क्या होता है? अरे बेहतरीन रिएक्शन है ये। वार्म वाटर डालने से इसमें यहां से सब कुछ एज अ बाई प्रोडक्ट हटता है, जैसे N2HCl, और यहां पे लगता है OH। तो देखो फिनॉल, अगर आपको एनिलीन से फिनॉल बनाना हो तो आप ये वाला पाथ यूज करेंगे। देख पा रहे? वेरी गुड, ध्यान से। ठीक है, बाई प्रोडक्ट को चेक करते हुए मेन प्रोडक्ट देखिए। लास्ट वाली रिएक्शन जो सेकंड लास्ट है तो बहुत ही आसान है। आपको देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको आइडोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? आइडोबेंजीन। देख रहे हो आप? ये वाला रास्ता यूज करना है, ये वाला एनिलीन से वहां तक पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, साइड प्रोडक्ट वही रहने वाला है जो सब में निकले, HCl और N2, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। जब HbF4 इसके अंदर डालते हैं ना, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में जब HbF4 डालते हैं तो सिस्टम में एक बाई प्रोडक्ट पहले आप निकालिएगा। आपको मैं बता दूं प्रोडक्ट कैसे बनता है। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एज HCl निकलता है, और यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट अभी भी क्लोराइड की बजाय ये वाला डाइजोनियम सॉल्ट आपके सिस्टम में रह जाएगा। ये इस तरीके से N और BF4-। अब जब इसे आप हीट करोगे डायरेक्टली, तो डायरेक्ट हीट करने से यहां पे देखो बाई प्रोडक्ट N2 गैस निकलेगा और BF3 मॉलिक्यूल। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन इन दोनों से N2 BF3, वन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, वन फ्लोराइड आयन एक्चुअली, नॉट मॉलिक्यूल, फ्लोराइड आयन get attached on this benzene ring directly in order to have fluorobenzene। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। ये थोड़ा सा ये कह सकते हो टेढ़ा मेथड है कि यहाँ पे देखो एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट HbF4 से ट्रीटमेंट, फिर हीट करके तब जाके बनेगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये वाले रिएक्शन को। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है, इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्स-स्चिमेन रिएक्शन। ठीक, ये नाम देते हैं बाल्स-स्चिमेन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद इसी में एक और बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज है बच्चों कि अगर इसको इस जो यहाँ पे सॉल्ट बना था आपका डाइजोनियम का सॉल्ट, इसको अगर मैं NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करूं तो पता है इसमें एक अलग प्रोडक्ट बनता है। कौन सा? आपको बार बार देखना पड़ेगा कि भाई किसमें क्या ऐड करने पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। इस वाले की इसमें नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। और बाकी मटेरियल एज इट इज आपका हटता है, जैसे नाइट्रोजन गैस फॉर्म में। ठीक है, और सोडियम जो है आपका, सोडियम जो है वो फ्लोराइड फॉर्म में, और बाकी BF3 मॉलिक्यूल। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान लो आपको एनिलीन से क्या बनाना हो, एनिलीन से आपको चाहिए नाइट्रोबेंजीन। तो देखो कैसे चलना पड़ेगा, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग? चेक किया सबने? मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत मदद मिलेगी। क्या इसके अलावा भी कोई रिएक्शन है? एक और बेहतरीन रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो आपने ऊपर कैसे हटा दिया, मतलब लिख लिया होगा, तो मैं हटा देता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, तो बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं आपको, ये मैं हटा देता हूं। ठीक, कपलिंग रिएक्शन सिखाओ। ये भी लिख लिया होगा आपने, हटा दो। देखो कपलिंग रिएक्शन सिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। अरे नहीं, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से कपलिंग रिएक्शन सिखा सकूं। ये इस तरीके से, ठीक है। हम लोग अपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कपल करने वाले हैं
फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल के साथ। एक्चुअली ये जो अब मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, ये जो यहां से इसके आगे मैं जो लिखने वाला हूं, दो रिएक्शन है ये, इनसे एक डाई बनती है, कलर डाई, वही बालों में लगाना, अरे नहीं, कपड़ों वगैरह को रंगने के लिए, ठीक है। और एक बार इसको कपल करेंगे फिनॉल के साथ और एक बार इसे कपल करेंगे किसके साथ? एनिलीन के साथ, ठीक। फिनॉल की रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाता है बेसिक मीडियम में और इसको कैटेलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में। मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूं और जो भी रिएक्शन अभी सीख रहे हो तुम, इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताते हैं अभी। देखो यहां पे आपको सिखाता हूं, ये देखो इस तरीके से हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट है, ध्यान से देखो इस तरीके से, और उस साइड से कपल्ड करना है, या तो यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे OH लगा दो तो फिनॉल है, और अगर NH2 लगा दो तो आपका एनिलीन है। तो ये है हमारे पास। अब इस ग्रुप के जो एंटी पोजीशन है, यानी कि पैरा पोजीशन, भाई आपको पता ही है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है ये अगर आके ऑर्थो पे जुड़ेगा तो बहुत स्टाइलिक एंगल्स होंगे। तो यहाँ तो भाई सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान है। तो इस जगह से आपका ये प्रोटॉन हटता है, ये H+ यहां से हट जाएगा। ये H+ जैसे यहां से हटेगा, ये Cl के साथ HCl बना के रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखो यहां से इसको साइड में लिख के दिखाते हैं, ये यहां से H+, अब ये हिस्सा अगर ऐसा हुआ, ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये क्लोरीन इसको लेकर के चला गया। अब यहां से ये जो रिच पार्ट है, ये जो रिच वाला पार्ट है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, तुरंत ये आ जाएगा। क्या कुछ हुआ है, आराम से देखो, Cl ने H लेके चला गया, ये कार्बन रिच हो जाएगा, ये कार्बन रिच होगा, तो उसने इस पे अटैक किया और तुरंत ये क्या करेगा, अपना यहां से पेयर पूरा लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के बैलेंस कर लेगा अपने। इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा इधर से, और इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इस साइड से इसका लॉस हुआ, उधर से इसका गेन। तो पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब हो गई रिएक्शन कंप्लीट, उसको ध्यान से देखते रहना, और प्रोडक्ट बन गया, हो गई कपलिंग रिएक्शन। ये देखो ऐसे करके मैंने ये बना दिया। N के बीच अब 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से ये दूसरी बेंजीन के साथ कपल हो गया। और यहाँ पे OH, जब OH के साथ यानी फिनॉल के साथ करते हैं इसको कपल, तो ऑरेंज डाई बनती है। कौन सी डाई? ऑरेंज कलर की डाई। ये फिनॉल का एक तरीके से टेस्ट भी है कि फिनॉल में अगर डाइज़ोनियम क्लोराइड डालोगे तो ऑरेंज डाई बने, ठीक है, ऑरेंज डाई बनती। तो कपल्ड, इनको एजो डाई भी बोला जाता है, ये कंपाउंड, ये ग्रुप एजो होता है, एजो डाई भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखें इसका प्रोडक्ट बनाए, चलो भाई प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो, तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस ये ग्रुप जो है वो इस बार क्या आएगा, देखो ये रहेगा आपका NH2, ये डाई होती है येलो डाई। लो कहानी खत्म हुई, ठीक। चलो ये वो कपलिंग रिएक्शन। तो क्या आपको समझ आया होगा लेक्चर, आपने पूरा डाइज़ोनियम सॉल्ट ध्यान से सुना होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपने सीखा कुछ, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।